रात को यहाँ पे पता चला कि माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। यहाँ पे दंगे हो चुके हैं, मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हैं। 302 लगे थे, घर जलाने के मुकदमे लगे थे, घर में वारदात करने के, घर में चोरी करने के, मर्डर के मुकदमे लगाए थे, 9 मुस्लिम लोगों को मारने के। मेरे पे जी 9 मर्डर के केस लगा रखे हैं और एक गोगलपुरी मस्जिद पे जी मैं मस्जिद पे नहीं गया, मैं कुछ नहीं करा मस्जिद पे जाके। उन्होंने जी मुझे झूठा केस दे के जी बंद कर दिया। इन लोगों ने हमारे मारे, लेकिन हमने किसी का कोई व्यक्ति नहीं मारा। पंकज चौहान एक लड़का है जिसको गोली लगी थी उसी राइट्स में गर्दन में, और वो गोली और लास्ट डेड पॉइंट से हम उसे कैसे न कैसे रिकवर करके लाए हैं। हम रोडों पे कोई पेट्रोल बम लेके घूम रहा था, कोई ईंट के पथराव, लोगों को हिंदुओं के मकान जला रहे थे। एक ट्रांसफार्मर था, उसे टारगेट करके उसे बस्ट करने के लिए कि लाइट यहाँ पर जाए, और फिर उसके बाद पूरे दंगाई जो है वो कॉलोनी के अंदर उतरे। 10-20 कॉपियों पे हमारे से ब्लैंक पेपरों पे साइन करवाते। हम कहते सर इस पे क्यों करा रहे हो आप, कि तुम्हारे भले के लिए। दंगों से पहले भाईचारा था, दंगों के बाद यहाँ पे लोग बाग एक दूसरे को घृणा से देखने लगे और हिंदू मुस्लिम का फ़र्क मानने लगे। जो मुसलमानों के इलाकों में कैजुअल्टीज़ हुई वो भी मुसलमानों ने किया। देखो जी, हमने तो देखा नहीं। दिल्ली दंगों को 5 साल गुजर चुके हैं, मगर उसका दंश लोग आज भी झेल रहे हैं। कुछ लोगों के घर में मौतें हुई थी, किसी के भाई की, किसी के पति की, किसी के बेटे की। तो कुछ लोगों के घर में लूटपाट हुई थी, किसी का घर जला दिया गया था। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें चोटें तो नहीं आई, मगर उन्हें किसी न किसी मामले में जेल में डाल दिया गया। किसी पर आरोप लगा हत्या का, तो किसी पर आरोप लगा मस्जिदों पर पत्थर फेंकने का। यानी कि वो 4 साल तक जेल में रहे, और जब तक वो जेल में रहे उनके घर की कंडीशन बेहद दयनीय रही। आज की तारीख में वो जेल से तो बाहर आ गए हैं, मगर उन्हें कोई नौकरी देने को तैयार नहीं, क्योंकि हर 15 दिन पर उनकी तारीखें लग जाती हैं। ऐसे में हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उन पर क्या केस लगाए गए थे, उन्होंने ऐसा क्या किया था कि पुलिस उन्हें 4 साल के लिए अंदर कर देती है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। पंकज शर्मा जी, आप जेल गए थे, वो पूरी बात बताइएगा। मगर जब दंगा हुआ था उस वक्त की पूरी बात बताइए कि आप कहाँ पर थे, आपके साथ क्या हुआ, इस क्षेत्र में क्या हुआ था। मैं 24 तारीख को काम पे से आया था, करीब 5 बजे करीब। तो दुकान से मैं निकला तो भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी। मुझे यहाँ तक आने में 10 बज गए, रात को 9:30-10 बज गए। यहाँ पे पुलिया पड़ती है, ब्रिजपुरी पुलिया, यहाँ पे चारों तरफ प्रोटेक्स लगा हुआ था। हाय अल्लाह मचा रहे थे लोग बाग, मुस्लिम लोग थे। फिर उधर रास्ता बनता, हम इधर से आए बाबरपुर की साइड, यहाँ पर भी खूब दंगे हो रहे थे। हम जैसे तैसे करके अपने घर पहुँचे। रात को हम अपने घर पर आ गए। रात को यहाँ पे पता चला कि माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, यहाँ पे दंगे हो चुके हैं, मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हैं। ये अफवाह थी, लेकिन हम घर से बाहर निकल के देखा तो यहाँ हकीकत में ऐसा हो रहा था। मतलब वो अफवाह जो आप बोल रहे हैं वो हकीकत हो रही थी वो, कि दोनों तरफ नालों पे चल रहा था ये। फिर हम अपने घर पे आ गए। रात को घर पे आने के बाद हम लोग सो गए। 25 तारीख को सुबह देखा तो बहुत ज़्यादा दंगा, बहुत ज़्यादा मतलब पब्लिक थी। रोडों पे कोई पेट्रोल बम लेके घूम रहा था, कोई ईंट के पथराव, लोगों को हिंदुओं के मकान जला रहे थे, उनके घरों में घुस के चोरी चकारी, मतलब सब कुछ हो रहा था। वो ये भी नहीं देख रहे थे इस घर में छोटा बच्चा है बड़ा बच्चा है, बस पेट्रोल बम फेंक रहे थे। वो जो छोटी दारू की बोतल आती है उसके अंदर पेट्रोल भर के और वो घरों में फेंक रहे थे, आग लगा रहे थे। हम लोग अपने घर के बाहर खड़े हुए थे सब, कि इस डर से कि हमारे घर पे कोई ना आए। खाली हम लोग इसी मतलब बचाव के चक्कर में अपने घर के बाहर खड़े थे। 25-26 को ये हुआ, 27 को यहाँ पे कर्फ्यू लग गया। 27 को यहाँ पे जो ड्रोन उड़ाया उसके अंदर फुटेज जो 2-4 जनों की आ गई, उनको उठाया, उनकी पूछताछ करी पुलिस वालों ने, गोकुलपुरी थाने में ले जाके। 9 मार्च को छोटी होली वाले दिन मैं अपने घर आता हूँ। रात को 7:30 बजे पुलिस वाले घर पर आते। वो घर पे गेट बजाते, मैं गेट खोलता हूँ। मैंने हाँ जी कौन? उन्होंने कहा पंकज। मैंने हाँ जी, क्या आप चलो हमारे साथ थाने चलना है, कुछ पूछताछ करनी है आपसे। मैंने सर किस चक्कर में? तो वो कहते हैं कि दंगे से रिलेटिव पूछताछ करनी है। आपको अंदाजा था कि आपके घर में पुलिस आने वाली है या अचानक से हुआ? नहीं, हमें कोई अंदाजा नहीं था, अचानक से हुआ। अचानक से हुआ। 9 बजे मतलब 7-7:30 बजे वो घर पर आए, मेरे को गोकुलपुरी थाने ले गए। उन्होंने मेरा फ़ोन जब्त कर लिया। मतलब मेरे को लेकर गए हैं सोमवार को, संडे को हमारी गली से 27-28 गए थे कॉलोनी से, उनको खाली पूछताछ करके छोड़ दिया था। मैं भी इस निडर होकर चला गया, मैंने चलो कोई पूछताछ करेंगे, आ जाऊँगा अभी। गोकुलपुरी थाने गए, 7:30 बजे मेरे को लेकर गए। 9:30-10 बज गए मेरे को। मेरे घर वालों से नहीं मिलने दिया। मेरे घर के फैमिली मेम्बर वहाँ थाने पहुँचे तो इन्होंने कह दिया कि उसको तो यहाँ से छोड़ दिया। मेरे फैमिली मेम्बर घर वापसी आ गए।
रात को 10:30 बजे मेरे को क्राइम ब्रांच को उन लोगों ने दे दिया सकरपुर टीम को। सकरपुर टीम मेरे को रात को 10:30 पौने 11 बजे जिप्सी में डालकर ले जाती है। वहाँ पे केस डायरी बनाते हैं, मेरे से पूछते हैं कि आप कहाँ थे। मैंने उनको पूरा अपना जो आपको बता रहा हूँ वही चीज़ मैंने उनको बताई कि ऐसे ऐसे मैं अपने दुकान से आया हूँ। मैं चांदनी चौक जॉब करता था, सेल्समैन था मैं। वहाँ से मैं अपने घर आता हूँ, मैंने सारी डिटेल उनको बताता हूँ। कोई बात नहीं, वो मेरे को रात को कहते हैं आप आराम करो, सुबह छोड़ देंगे। ये क्या क्या मतलब एक आश्वासन दे के मेरे को बिठा दिया वहाँ पे, मैं बैठा रही जी। सुबह 9 बजे वहाँ पर आईओ आते हैं, वो मेरे से पूछताछ करते हैं, वो इसी तरह की पूछताछ करते हैं। मेरा फ़ोन देखते हैं, मेरे फ़ोन में ऐसा कुछ नहीं था। मेरे फ़ोन के अंदर वो सारी छानबीन करते हैं, पासवर्ड पूछते हैं, मैं फ़ोन उनको दे देता हूँ। फ़ोन में कोई फुटेज वगैरह कुछ नहीं था। फिर वो मुझको 9:30 बजे मेरे से जो ना 2 ग्रीन कलर के पन्नों पे साइन करवाते हैं। उसमें 147, 48, 49, 302, 201 FIR मतलब उन्होंने धारा कलेक्ट करके मुझसे साइन करवाते। मैं मना कर देता हूँ, मैं साइन नहीं करूँगा, मैं क्यों साइन करूँ, ये इल्ज़ाम मैं अपने ऊपर क्यों लूँ कि इससे कुछ नहीं होगा, आप घबराओ मत, हम साथ में 2 महीने बाहर आ जाओगे, ये आपका बचाव है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के ये शब्द थे हमारे लिए। हमने मना करा तो हमारे ऊपर दबाव डाला, हमसे साइन करवा लिए। हमने साइन कर दिए, उन्होंने हमारे को वहाँ से बिठा दिया। पूछताछ करने के बाद उन्होंने उसी सकरपुर क्राइम में एक टीम और थी, उन्होंने अपने पास बुला के 2 मुकदमे उन्होंने भी इस तरह से साइन करा के हमें जेल भेज दिया। 13 तारीख को उन्होंने मेरे को जेल भेजा। उसके 1 महीने बाद मेरे को फिर जेल से वापसी ले आते हैं पीसी रिमांड पे RK पुरम। वहाँ पे लाने के बाद वो मेरे को 3 मुकदमे और देते हैं 302 के ही। वो भी इस तरह से पूछताछ करते हैं, साइन करवा लेते हैं, ब्लैंक पेपरों पे साइन करवाते हैं हमारे से। 10-10, 20-20 कॉपियों पे हमारे से ब्लैंक पेपरों पे साइन करवाते हैं। हम कहते हैं सर इस पे क्यों करा रहे हो आप, कि तुम्हारे भले के लिए। कोई नहीं सर, हम कर देते साइन। साइन करने के बाद हमारे को जेल भेज देते हैं मेडिकल वगैरह करा के। फिर हमको 1.5 महीने बाद फिर लेकर आते हैं नंदनगरी क्राइम ब्रांच। 2 मुकदमे ये हमको दे देते हैं, फिर ये हमें जेल भेज देते हैं। उसके बाद हमें पता लगता है कि कोरोना चल रहा है, आपके खिलाफ अभी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। हमारी कोर्ट से तारीख चलती रही, मतलब जेल के अंदर से VC के थ्रू हमारी तारीख चलती रही 1.5 साल। 1.5 साल के बाद हमारे को संघ परिवार की तरफ से वकील मिले, उन्होंने हमारी खूब अच्छी तरह से हमारे को जैसे वकालत के सब एक चीज़ें। चीज़ बता दीजिए, यहाँ पर अभी रोक रहा हूँ आपको, कि जब 9 तारीख को आपको लेकर गए थे छोटी होली के दिन, हाँ जी, उसके बाद आपको एक भी बार घर भेजा या नहीं भेजा? वहाँ 9 तारीख के बाद आपको लेकर गए रात में 5 दिन पीसी रिमांड और फिर सीधा जेल? जी। 9 तारीख को हमको लेके गए, 13 तारीख को हमें जेल में सरेंडर करा उन्होंने। फिर उसके बाद जब भी लाए PC पे से ही हमारे को ले गए, PC से ही हमें वापसी जेल। हमारे घर की तरफ कोई रास्ता नहीं करा। फिर उसके बाद हमारे वकील साहब मिले, हमारे वकालतनामे में पहुँचे अंदर, हमने साइन वगैरह करे, हमारे केस की पैरवी। हमारी 4 सीटें अंदर आती थी, हमारे को देख देख के पब्लिक हंसती थी। इतनी मोटी मोटी 4 सीटें आती थी हमारी, क्योंकि 9 मर्डर के मुकदमे दे दिए इन लोगों ने। अब उसके बाद अब 2022 में मेरे को कैंसर हो गया, उसकी कस्टडी पैरोल लगा के मैं बाहर आया, हमारे वकील साहब ने लगाई। तो 15 दिन की एप्लीकेशन मेरी मंजूर हुई थी मदर को इलाज कराने के, उससे वो एक्सटेंशन के लिए लगाई तो एक्सटेंड नहीं करी हमारी पैरोल एक्सटेंड नहीं करी। मेरे को रिटर्न भी जाना पड़ा जेल में। फिर दोबारा 1 महीने की लगाई, मेरे को दे दी थी जमानत, 1 महीने कस्टडी पैरोल। उस पर आके अपनी मदर का इलाज कराया, फिर मैं जेल चला गया दोबारा। फिर दोबारा मेरे को जेल सरेंडर कर दिया मैंने दोबारा ही। फिर उसके बाद 2023 में मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब थी, मेडिकल लगा के मैं बाहर आया। उस दौरान मेरी वाइफ एक्सपायर हो गई। तो इन 4 सालों में मैंने बहुत कुछ खोया है अपना, जिसमें कि हमने कुछ करा नहीं, कुछ नहीं। खाली एक अपने घर के बाहर खड़े थे, दंगे करने वाले कोई और थे, खाली हम अपने बचाव के लिए अपने घर पे खड़े हुए थे। इन 4 साल के अंदर हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है, जो हम सब कुछ आपके सामने नहीं बता सकते। उसके बाद आज हमें 2 साल हो जाएंगे जेल से बाहर आए हुए। अगस्त में हमें 2 साल हो जाएंगे, शायद अगस्त में हो जाएंगे हमें 2 साल। 2 साल से आज हम ना तो किसी की नौकरी कर पा रहे हैं। हमारी महीने के अंदर कभी किसी महीने 15 तारीख, किसी महीने 20 तारीख, किसी महीने 25 तारीख तक हमारी हाईएस्ट पहुँची है। कोर्ट में रोज़ पेशी के लिए जाना होता है हमें। अब आप बताइए इसमें हम क्या कमाएं और क्या खाएं? घर में कोई कमाने वाला नहीं है, सिंगल हैंड में हूँ। अब थोड़ा सा सही हुए तो अब एक्सीडेंट हो गया, अब घर में पड़े हुए हैं। हमारी कहानी ये है जी। सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं मिली, खाली हमें जो संघ परिवार ने जो वकील प्रोवाइड कराया वो उनकी ही हेल्प हुई है। बाकी हमें कोई किसी तरह का मुआवजा या कोई चीज़ की कोई सुविधा हमें नहीं प्राप्त हुई। क्या जेल में जब आपके ऊपर जिस तरह के केस थे, जो कि दंगों के केस बहुत बड़े केस होते हैं जी, है ना, ये दंगों के केस फिर जब हिंदू मुसलमान की बात हो जाती है तो वो अपने आप में बड़ी चीज़ हो जाती है। क्या आपके साथ भी या जेल में या जब घर आए यहाँ पर तो कुछ व्यवहार लोगों का बदला, अलग हुआ या नहीं। पहले जैसा सब? जेल में ऐसा कुछ नहीं होता। जेल में
हर आदमी एक लेवल का होता है। जो क्रिमिनल, वहाँ तो क्रिमिनल की लाइफ उस स्टाइल से देखते हैं वहाँ पे। वहाँ ये नहीं कि आप छोटा क्राइम करके गए हो, बड़ा क्राइम करके गए हो। बस थोड़ा सा वहाँ पर 376 को लेके थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, बाकी और वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जेल में सब बराबर है। अब यहाँ बाहर आए हैं, बाहर ये हमारा परिवार है, सब पता है। इन बच्चों ने ऐसा कुछ नहीं करा, यहाँ हमारे से कोई घृणा नहीं करता। हाँ, थोड़ा सा मुस्लिम कम्युनिटी हमसे किलसती है कि इन लोगों ने हमारे मारे, लेकिन हमने किसी का कोई व्यक्ति नहीं मारा। जो हमारे पे लगे हैं वो गलत आरोप लगाए गए हैं। अभी हमने कुछ दिनों पहले बात की जब मुसलमानों से, तब उन्होंने ये कहा था, उन्होंने कहा कि एक भीड़ आई और उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया, हमारा घर जला दिया, तमाम तरह की बातें कहीं। एक लोग थे, एक मिले, उन्होंने बताया कि मेरे भाई को मेरे सामने गोली मार दी। और जब हमने उनसे पूछा कौन लोग थे, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तिलक लगा रखा था, सब ने हाथ में तलवार थी। सब झूठ है। यहाँ पे खाली वो परिवार खड़े हुए थे घर से बाहर, जिनके परिवार हैं यहाँ पर, जो यहाँ इस कॉलोनी में रहते हैं। वो अपने घर के बाहर इसलिए खड़े थे कि कोई भी हमला हो हम अपने घर को बचाव कर सकें। जो भीड़ का जिक्र वो कर रहे हैं, वो भीड़ का जिक्र यहाँ पर हुआ था हमारे यहाँ पर। यहाँ पर एकदम से भीड़ आई थी जो पथराव करते हुए आए थे। रेहड़ी के अंदर गुलेल बंदी हुई थी बड़ी बड़ी, और पथराव करते जा रहे थे। ये नहीं देख रहे थे कोई छोटा है कोई बड़ा है, पेट्रोल बम, और पथराव काफ़ी हुआ था। आपके हिसाब से कि जो हिंदू इलाके में कैजुअल्टीज़ हुई, जो घर वगैरह तोड़े गए, दंगा हुआ, वो मुसलमानों ने किया था? जी बिल्कुल। और तो फिर आप मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो मुसलमानों के इलाकों में कैजुअल्टीज़ हुई वो भी मुसलमानों ने ही किया था? देखो जी, हमने तो देखा नहीं, जो हमने अपनी आंखों से देखा वो हम बता सकते हैं आपको। जो हुआ है वो ये है। जो हमारे साथ बीती है हम अपनी बताएंगे, जो उनके साथ बीती है वो अपनी बताएंगे, लेकिन हमारे साथ जो बीती है वो यही है। 2020 से पहले कि एक अलग तरह का हो सकता है आप लोग का व्यवहार रहता हो मुसलमानों से, जैसे आप लोगों में भाईचारा रहता हो, क्या अभी भी उसी तरीके का सब कुछ माहौल है या चीज़ें बदल गई हैं? कुछ लोगों के दिमाग में अभी भी गलतफहमियां हैं, लेकिन 2020 से पहले हमारे जहाँ इस कॉलोनी में हम रहते हैं, यहाँ आपस में कोई ऐसा भेदभाव नहीं था, ना ही कोई ऐसी कोई किसी के मन में कोई शंका थी। लेकिन जब से रोइट्स हुए हैं 2020 24 फरवरी को हुए हैं, उसके बाद कुछ लोगों के दिमाग में आज भी है, लेकिन वो उजागर नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ थोड़ी मुस्लिम कम्युनिटी कम है, इसलिए जी मान लीजिए जिस दिन ज़्यादा हो जाएगी वो उस दिन खुल के सामने करेंगे। कर सकते हैं, आज नहीं करेंगे 10 साल बाद कर सकते हैं वो, क्योंकि अभी उनकी कम्युनिटी यहाँ थोड़ी कम है। जहाँ ज़्यादा होगी वो अपना पल्ला भारी रखेंगे। क्या हुआ था उस समय? उस समय ऐसा तो कुछ माहौल था ही नहीं कि दंगे हो जाएंगे या ऐसा कुछ हो जाएगा, पर मैं बुराड़ी गया हुआ था प्लॉट पे अपने। तो जब मैं वहाँ से आया तो मुझे पता पड़ा मेरे बड़े वाले भाई को पुलिस वाले ले गए हैं। वो मुझे बुलाने के लिए आए थे। वो बोल रहे थे कि हमें प्रिंस से कुछ पूछताछ करनी है। मैं उस टाइम पर नहीं था, तो मेरे बड़े वाले भाई को वो गोगलपुरी थाने में ले गए। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा था कि जब प्रिंस आ जाएगा तो हम तुम्हारे बड़े वाले भाई को छोड़ देंगे, हम फिलहाल इनको ले जा रहे हैं, जब प्रिंस अपना आप आ जाएगा वहाँ पे। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मेरे बड़े वाले भाई को छोड़ दिया गया था, और मुझसे ये बोला गया था कि बेटा तुझे भी अभी छोड़ देंगे, पूछताछ के लिए पूछना बस तुझसे 2-4 बातें। तो उन्होंने मुझसे बोली थी कि बेटा तू कहाँ था, कहाँ नहीं था, तू दंगों में कहाँ गया। मैंने उनसे बोला जी मैं जी कहीं नहीं गया था जी, मैं अपने घर पर था, और मेरी कोई फुटेज भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मेरी रात उन्होंने लॉकअप में बिता दी, और सुबह उन्होंने मेरा क्या कहते हैं मेडिकल कराया जीटीबी हॉस्पिटल जाकर। उन्होंने मुझे कोर्ट में पेश करा के और झूठे को बोल दिया कि प्रिंस की फुटेज आ रखी, उन्होंने मुझे जेल भेज दिया जी। ये झूठ बोला? ये जी मेरे साथ जी झूठ बोला, और जी मेरी कहीं तक भी कोई फुटेज नहीं है जी। मुझे छोटा केस दे के, गोकलपुरी मस्जिद है उसका मुझे केस दे के बंद करा था। उसके 2 दिन बाद मुझे पीसी रिमांड पे ले गए जेल में से इन्होंने मुझे। उसके बाद में सकरपुर ले जाके इन्होंने मुझे 4 मुकदमे दे दिए जी, मर्डर के जी 4 मुकदमे दे दिए उन्होंने। फिर मुझे वापस जेल भेज दिया जी। फिर उसके कुछ टाइम बाद फिर दोबारा आ गए, वो मुझे आर के पुरम ले गए, उन्होंने मुझे 3 केस दे दिए मर्डर के जी। वो फिर जेल छोड़ आए। फिर उसके कुछ टाइम बाद फिर दोबारा नरेंद्र से क्राइम ब्रांच वाले आ गए, उन्होंने मुझे जेल में से ले जाके 2 केस दे दिए उन्होंने। फिर मुझे वापस जेल छोड़ दिया। उसके बाद में मेरा जेल में पूरे 4 साल बीते मेरे, जिसमें कि मेरे घर पर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। उस टाइम पर कोरोना काल भी चल रहा था जी, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, करूँ तो करूँ क्या करूँ। अब बाहर निकल कर आया हूँ जी, कैसे न कैसे करके जमानत हो गई है। अब कोर्ट में जी तारीख इतनी पड़ती है, 10 से 15 तारीख भी हो जाती है, महीने में 12 तारीख भी हो जाती है, कुछ भी नहीं कर पाता जी। एक बात बताइए, जब आपके भाई को ले गए थे उस वक्त आप जब घर पहुंचे थे तब आपके इलाके का क्या माहौल था? इलाके का माहौल तो नॉर्मल था, जैसे नॉर्मल होता है ऐसा तो कुछ था नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस उन्होंने ये बोला था कि पूछताछ के लिए
लेके जा रहे थे। मैं उससे पहले मेरे घर पे मेरी कॉलोनी में भागरती विहार में कहते 28 बंदों को लेके थे ई ब्लॉक से मेरे भागरती विहार से, उनको थाने में ले आके उनसे पूछताछ करी थी, उनको वापस छोड़ दिया था। तो इसलिए मैं, जब मेरे मन में कोई चोर नहीं था तो मैं इसलिए मैं भी थाने में चला गया था। कौन से केस आप पर लगे हैं, आपको याद है? हाँ, मेरे पे जी 9 मर्डर के केस लगा रखे हैं और एक गोगलपुरी मस्जिद पे जी, मैं मस्जिद पे नहीं गया, मैं कुछ नहीं करा मस्जिद पे जाके। उन्होंने जी मुझे झूठा केस दे के जी बंद कर दिया और मुझे मेरी अरेस्टिंग दिखा दी। गोगलपुरी मंदिर के सामने पार्क है, उसके अंदर में मैं 2 लड़कों के साथ में बैठा हुआ था जी। उन्होंने मेरे साथ ये झूठ करा जी, गलत करा जी मेरे साथ। कौन कौन है आपके घर में? मेरे घर में मेरे मम्मी हैं, मेरे पापा हैं, 2 सिस्टर हैं और 2 भाई हैं मुझसे हटके। कमाने वाले कितने हैं? कमाने वाले पापा ही हैं, पापा का भी काम कुछ भी नहीं चल रहा, पापा घर पे रहते हैं। बड़े वाले भाई काम करते हैं और सिस्टर काम करती है। और जी मेरा जी नॉर्मल काम है जी, सीजन वाइज सीजन का काम है, डीजे का। जैसे ऐसे आ जाता है जी, ऐसे ऐसे करना पड़ता है। जब जेल में थे, आपके घर का खर्चा कैसे चल रहा था? पिताजी की कमाई से? और अगर पिताजी की कमाई से चल रहा था तो कितनी इनकम हो जाती होगी कि आपके 4 सदस्यों को वो पाल रहे थे बहुत आराम से? सर जी इनकम क्या है सर जी, थोड़ा सा रेंट पे जी दे रखा है जी, 5-6 हज़ार रुपये यहाँ से आ जाते हैं और इधर उधर से जैसे भी करके भैया द्वारे या किसी के भी थ्रू, मतलब जैसे ना जैसे चल ही रहा था जी बस। घर में बच्चे पढ़ते हैं कोई? हाँ जी, घर में मेरा छोटा वाला भाई उस टाइम पर पढ़ रहा था और मेरी सिस्टर भी पढ़ती है और मेरा एक भतीजा है, वो भी स्कूल पढ़ता है जी। तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, क्योंकि आप कह रहे हो कि आपका सीजनल काम है और जब काम नहीं होता है तब घर का खर्चा कैसे चलता है? जी सर जी, घर का खर्चा तो जी पापा ही चलाते हैं जी। वो किराए के जो पैसे आते हैं 5-10 हज़ार रुपया, थोड़ा बहुत उनका काम हो जाता, थोड़ा मेरा, थोड़ा बड़े वाले भाई कर लेते हैं जी, उसी से गुजारा हो जाता है। कभी कहीं नौकरी के लिए ट्राई किया? नहीं सर, नौकरी के लिए इसलिए ट्राई नहीं कर सकता जी, मेरी महीने में तारीख जी 15 तारीख भी हो जाती है, महीने में 14 तारीख भी हो जाती है और कोई नहीं रखेगा ऐसे नौकरी पे 10 दिन के लिए, कोई नहीं रखेगा जी। जब और जी मैं जी कोर्ट जाता हूँ जी सुबह 10 बजे, तो जी उसमें क्या कहते हैं 12 भी मुझे बज जाते हैं फ्री होते में, और शाम को 5:30 भी बज जाते हैं और 5 भी बज जाते हैं। उसमें पूरा दिन ही चला जाता है जी कोर्ट में मेरा तारीख का जी। तो कोई वकील होंगे आपके लिए, तो उनसे कुछ आपने सहूलियत की बात की कि भाई हमें ये दिक्कत होती है, मेरे घर में खर्चा चलाने की दिक्कत होती है, अगर हम इस तरह से तारीख पर आएंगे तो हम कैसे बाकी आगे का काम करेंगे अपना? तो उन्होंने कुछ आपको उपाय बताया, तरीका बताया? उन्होंने बस यही कहती कि बेटा देख केस है तो केस तो देख अपने उसी हिसाब से चलेगा, छोटा मुकदमा तो कोई है नहीं कि जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। कोर्ट अपने अनुसार काम करेगी, जो भी काम करेगी थोड़ा तसल्ली खाओ, सब काम हो जाएगा। जब इतना हुआ है तो ये भी हो जाएगा। वो तुम्हारा बुरा वक्त था जो तुमने अपना बिता दिया, अब ये तुम्हारा अच्छा वक्त है, बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लो इसको। अब तारीख पे तो तुम्हें आना ही पड़ेगा और तारीखें जी करनी पड़ेंगी। चलिए ठीक है, आप थोड़ा इधर बैठ जाइए और मेरे साथ कुछ और साथी हैं। क्या नाम हुआ आपका? संदीप। संदीप। हाँ संदीप, आपके घर में दिक्कत हुई होगी, आप भी जेल में रहे, उन तमाम चीज़ों को हम पूछ लेंगे, मगर एक बात ये बताइए कि चूँकि जो दंगे थे वो हिंदू और मुसलमानों के बीच में थे, है ना? दंगों से पहले जो आपके, चूँकि ये क्षेत्र है जो पूरा, इसके सामने मुस्तफ़ाबाद है, बगल में ही करावल नगर भी है, तो लगभग बड़ा मुस्लिम आबादी है यहाँ पर। कैसे संबंध रहे थे दंगों से पहले और उसके बाद, दंगों के बाद कैसे संबंध रहे हैं? अगर इसमें कुछ डिफरेंस हुआ हो, कुछ फ़र्क आया हो तो वो हमें बताइए। जी, दंगों से पहले भाईचारा था, दंगों के बाद यहाँ पे लोग बाग एक दूसरे को घृणा से देखने लगे और हिंदू मुस्लिम का फ़र्क मानने लगे। असल में ये बात हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने मुसलमानों से बात की तो उन्होंने हमसे ये बात कही कि हम जिस हिंदू कॉलोनी में रहते थे, हमारे आसपास हिंदू भाई लोग रहते थे, और जब हमें ये दंगा हुआ उसके बाद हम पर इतना प्रेशर हुआ कि हमें वो इलाका छोड़कर जाना पड़ा। क्या ऐसा वाकई में हुआ है कि मुसलमानों पर हिंदुओं ने दबाव बनाया हो या फिर सिर्फ ये आरोप है? नहीं, ये आरोप है, ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन सब प्यार प्रेम से रह रहे हैं। इसमें थोड़ा लोग बाग की सोच का फ़र्क है और कोई बात नहीं। जब 2020 में दंगे हुए आप कहाँ थे? 2020 में मैं घर ही था अपने यहीं पे बगरती विहार। क्या हुआ उस वक्त, क्या देखा आपने? वो थोड़ा तफ्तीश से बताइए हमें ताकि लोगों को ज़्यादा ठीक से समझ में आए। सर ये जो दंगा हुआ था इसमें थोड़ी अफवाहें थी और थोड़ा मुस्लिम लोग मतलब भाषण जो नेता देते हैं वो गलत भाषण दिए, इसकी वजह से दंगा हुआ था। अफवाहें क्या थी? ये कि NRC को लेके, CANR। हाँ CANRC को लेके। आप को भी पुलिस वाले ले गए थे? हाँ जी सर, मेरे को भी पुलिस वाले ले गए थे। 4 साल में जेल के अंदर रहा हूँ और मेरे पे 27 मुकदमे लगाए थे पुलिस वालों ने, और जिससे कि बहुत घर के अंदर भी दिक्कत आ रही है। जी सर, रोज़ तारीख पे बेल मिल गई, जमानत मिल गई, अपना रोज़ तारीखों पे जाना पड़ता है। हमारा जी जो काम था वो भी सब खत्म हो गया।
कितने साल जेल में रहे आप? 4 साल। आप भी 4 साल रहे? हाँ जी। एक चीज़ आपसे पूछेंगे, आप जेल में थे तो जेल में कैदियों को अलग अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। क्योंकि आप गए जेल में दंगों के आरोप में, है ना? आप पर तमाम तरह के आरोप लगे हों। क्या मस्जिद पर कुछ करने का आरोप लगा था? आरोप क्या लगे थे ये बताइए आप। आरोप सर 302 लगे थे, घर जलाने के मुकदमे लगे थे, घर में वारदात करने के, घर में चोरी करने के, मर्डर के मुकदमे लगाए थे, 9 मुस्लिम लोगों को मारने के, ये सब लगाए थे मुकदमे। कुछ ऐसा हुआ था आपके साथ, मुस्लिमों के साथ? मतलब आपने मारा नहीं, आप निर्दोष हो आपके हिसाब से, मगर क्या आप ऐसा हुआ था कि कुछ लड़ाई झगड़ा आपके सामने हुआ हो या आप किसी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो? नहीं सर, मेरे सामने ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमारा उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब आपकी जानकारी में नहीं है, वो ऐसे सारे केस आप पर डाल दिए गए? हाँ जी, हाँ, नाजायज डाले। क्या करते हैं आप? सर मैं AC फ्रिज का काम करता था। और घर में कौन कौन है आपके? घर में 4 भाई हैं, एक सिस्टर है, मम्मी है, पिताजी मेरे एक्सपायर हो गए। तो किसके बल पर खर्चा चलता है घर का? घर का भाइयों के बल पे ही चल रहा है अभी तो। मम्मी की पेंशन आती है, पिताजी है नहीं, तो उसी से ही घर में अपना रोजगार चल रहा है, जो भी चल रहा है। जेल में थे तब कैसे घर का खर्चा चल रहा था? घर वाले ही भेजते थे थोड़ा बहुत पैसा, अपना वही पेंशन के, या भाई भाई जो कमा लेते हैं तो वही अपना मेरे लिए भेज देते थे, मेरे खर्चे वर्चे के लिए। क्योंकि अब इस वीडियो को बहुत सारे लोग सुनेंगे और आप खुद को निर्दोष बता रहे हैं, आपकी कोई ख़ास अपील? मेरा तो सर यही है, जो भी हम पे मुकदमे लगाए, हमारा समय, हमारा फ्यूचर ख़राब कर दिया है, तो मैं तो ये चाहूँगा जी, हमने ऐसा कोई क्राइम नहीं करा जिससे कि दुनिया हमें गलत समझे, और हमें हमारे जो भी मतलब इस झूठे केस में फंसाया गया उसका हमें न्याय मिले, और हम इन मुकदमों से जल्द रिहा हों। अभी जिन लड़कों से हमने बात की वो उनमें से थे जिन्हें जेल भेजा गया, जिन पर आरोप लगाए गए, मर्डर के केस लगाए गए, मस्जिद पर तोड़फोड़ के आरोप लगाए गए, मगर उनका सबका कहना है कि नहीं, वो निर्दोष हैं, उन्हें बेवजह के लिए जेल भेजा गया। इन सब के बीच एक शख्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इन सब की मदद की, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इन सब की कंडीशन, चूँकि वो ज़्यादा बेहतर समझा पाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वीरेंद्र है। वीरेंद्र जी, क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली अभी एक सोशलाइजेशन का मेरा अपना एक मतलब मनी इच्छा होती है तो उसके लिए काम करता हूँ। वैसे मैं MCD में एक प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ। अच्छा, तो दंगा 2020 में हुआ, उस वक्त आप कहाँ थे, क्या हुआ था, ये बताइएगा। और जिनसे अभी हमने बात की, जिन लड़कों से, इनके लिए आप क्या कर रहे हैं? 4 साल जेल में रहे, इनके ऊपर क्या केस लगे, कितने सही कितने गलत, इन तमाम चीज़ों को आप ज़रा जनता के सामने रखिए। 2020 के दंगे फरवरी में जो हुए उसका अगर जो देखा जाए, मेरे को खूब अच्छी तरीके से आज भी वो नहीं भुलाए जाते, क्योंकि जिस तरीके से जो एक प्लानिंग के हिसाब से सामने कुछ लोगों ने ये पूरा दिया, इसको अंजाम दिया, वो मुस्तफाबाद का आपका चांदबाग का एरिया से लेके सिप बिहार तक की जो रोज़ की हम ड्यूटी से अप डाउन मैं करता था, उस समय लेट नाइट तक वो सारा क्राउड जो और सड़कों पर रहता था। मगर 23 तारीख को शाम को 5 बजे के बाद में जैसे जैसे दिन छिपता गया तो वो क्राउड जो है, क्योंकि मुस्लिम जो एरिया है सामने वाला मुस्तफाबाद है, और जो चांदबाग से सिप बिहार तक का जो ब्रजपुरी वाला रोड था वो पूरा भागीरथी विहार, जहाँ पर सारी कम्युनिटी जो हिंदू कम्युनिटी यहाँ पर रहती थी, तो वो देखने में आया कि शाम को 7-8 बजे तक वो सारे के सारे भागीरथी विहार की तरफ आ रहे थे। तो हम लोग तो घर पर ही थे, घर के अंदर ही थे, ये सारी चीज़ें देख रहे थे, कुछ न्यूज़ में चल रहा था मगर उस पर अनदेखा करते हुए मगर फिर जो आवाज़ें आने लगी और शोर मचने लगा, क्योंकि कई हज़ार आदमी वो कॉलोनी के लिए अंदर एंटर कर रहा था, और सुनने में आया, फिर हमने जाके बाहर देखा भी तो उन्होंने एक ट्रांसफार्मर था उसे टारगेट करके उसे बस्ट करने के लिए कि लाइट यहाँ पर जाए, और फिर उसके बाद पूरे दंगाई जो हैं वो कॉलोनी के अंदर उतरे और हर घर को वो करें। और उसमें जो कुछ स्थानीय जो घर थे उन्हीं के उसी कम्युनिटी के जो घर थे वो उनकी हेल्प भी कर रहे थे, जिसकी वजह से पूरा A ब्लॉक उन्होंने पूरा कवर कर लिया था। तो ये सारी चीज़ें हमने उस दिन देखने को मिली 23-24 तारीख में। बाकी ये जो अभी जो जिन लड़कों से हमने बात की, इनमें से कोई जेल गया, सारे लगभग जेल गए, 4 साल सज़ा काट कर के आए, इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इनको नौकरी नहीं मिल रही है, इनके लिए आपने किस तरह से मेहनत की? क्योंकि इन पर जो आरोप लगाए गए, ये सारे लड़के यही बता रहे हैं कि वो बेबुनियाद हैं, उनमें कोई तथ्य नहीं है, कोई तर्क नहीं है, मगर फिर भी बेवजह इन्होंने जेल काटी।
इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं, ये हमें पूरा जरा प्रोसेस समझाइए। देखिए, अगर जो मैं देखा जाऊँ कि संभाल की बात अगर जो मैंने करी है और मेरे द्वारा समाज ने की है, तो मैं ये बताऊंगा कि ये सिर्फ 12 लोगों की कहानी नहीं है। इसमें तो बहुत बड़ा परिवार है, जो उसमें पंकज चौहान एक लड़का है जिसको गोली लगी थी उसी राइट्स में गर्दन में, और वो गोली और लास्ट डेड पॉइंट से हम उसे कैसे न कैसे रिकवर करके लाए हम। और उसके अलावा भी और भी कई परिवार, मेरे पास में पूरी सूची है उसकी, 60-65 लोग इसमें इंजर्ड हुए थे जिनके गोलियां छर्रे लगे हैं, किसी की चोट ज़्यादा थी, किसी को कम कैजुअलिटी थी, ऐसे बहुत परिवार हैं। हाँ, उसके बाद जब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आई और बाद में पता पड़ा कि बच्चों को उठाया जा रहा है, सबको जेल भेजा जा रहा है, और कुछ लोगों को, जैसे इन्होंने भी बताया, 27-28 ऐसे परिवार थे जिनके बच्चे कभी रात में उठा लिए, कभी दिन में उठा लिए, उस पीरियड इस तरह का चलना। तो हमने सोचा यार इस तरीके से तो एक डर का माहौल बन गया, लोग बाग घर से भागने लगे, पलायन करने लगे, और पलायन भी बहुत बड़े स्तर पर हुआ। और बाद में देखा, मैंने परिवारों से मिला तो जानकारी मिली कि ये सारे इनोसेंट थे। उन परिवारों में जाके, चाहे वो पंकज शर्मा हो, अपना साहिल हो, ये अपना संदीप मोगली है, प्रिंस का था, तो इन सब परिवारों से जाके मिला तो इनमें कहीं पर भी कोई टचवुड नहीं था, ये सभी लोग अपने घर थे। तो ये चीज़ें देखा, फिर उसके बाद हमने इंक्वायरी भी करी, तो क्वेरी में पता पड़ा कि ये सब लोग, पुलिस से बात की गई तो पुलिस ने भी कोई सुलझा हुआ जवाब नहीं दिया। सब ने बोला कि जी नहीं, ये तो कानून प्रक्रिया है और इनसे जिसे पूरा करना पड़ेगा। और परिवारों की मदद के लिए हमने थोड़ा संघ परिवार से या अपने जो हिंदू पक्ष के जो लोग थे उनसे बात की, उन्होंने हमारे को बाकायदा वकील दिए और वकील से मिला के हमने इनकी सहायता करी। मगर ये इतना वो रहा कि जैसे पंकज के परिवार में इतनी बड़ी ट्रेजेडी होनी, इनकी वाइफ थी जो बड़ी होनहार, और मैं तो चाहूँगा, क्योंकि मैंने कई दफ़ा उनके साथ में कहीं अप डाउन किए हैं, कोर्ट में जाना, वकीलों से मिलना, वकीलों से बात करना, कई दफ़ा पुलिस थाने वगैरह जाना, तो वो एक आयरन लेडी की तरह काम करती थी। बट वो भी कहीं ना कहीं काल का ग्रास बनी। इनकी मदर थी पंकज जी की, जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर था। प्रिंस की सिस्टर, मैं देख, क्योंकि मैं सभी परिवारों में आना जाना मेरा रहा, तो प्रिंस की एक ऐसी फैमिली थी कि जो अच्छे खासी चल रही थी, जीवन यापन कर रही थी, मगर उसके बाद जब दंगों में जब ये फंस गए तो कहीं ना कहीं उनके परिवार पर असर पड़ा, और जो उनके पापा का अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था वो डेड हो गया। फादर की कंडीशन ऐसे हो गई कि वो भी बीमार रह गए, और प्रिंस की जो सिस्टर जिसकी शादी अब से 5 साल पहले या 3 साल पहले हो जानी चाहिए थी, वो भी आज तक ऐसे की ऐसी है। इसी तरह से मोगली के परिवार है, मोगली के परिवार में भी है। आज इन बच्चों को कोई नौकरी नहीं देने वाला है, और नौकरी भी देगा भी, दे के भी क्या करेंगे। अगर जो इन्हें कोई रख भी लेता अपने यहाँ पर, हम कोशिश करते हैं इन्हें अच्छा कहीं थोड़ी बहुत नौकरी मिले, थोड़ा बहुत पैसा मिले, जिससे घर, मगर इनकी डेट इतनी होती है, महीने में 15-15, 20-20 डेट होती हैं, और डे बाय डे होता है। तो मैं कई दफ़ा इनसे चर्चा होती है, तो मैं समाज से भी आग्रह, सरकार से भी आग्रह यही करता हूँ कि भाई इनके लिए कुछ सोचा जाए, कुछ ऐसा कंपनसेशन, क्योंकि ये इनोसेंट बच्चे हैं, आज नहीं है कल मानेगी कोर्ट, क्योंकि कहीं फोटोग्राफ्स नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, इनका है नहीं। इनका भी कहना, और मैं भी यही मानता हूँ, क्योंकि मैंने देखा इनका स्वभाव परिवार में, समाज में, कल्चर जो है इनका बड़ा अच्छा इनका वो रहा है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है 12 के, और इसमें अगर जो ऋषभ कौशिक है, विवेक पांचाल है, ये तो 18-19 साल के बच्चे थे, पढ़ रहे थे, एजुकेशन वाले बच्चे थे और अच्छे परिवार से थे। तो उन पर लूट मार के दंगे, उन पर मर्डर के दंगे, और इस तरह के उन पर काफ़ी केस, 24-24, 25-25 केस हैं। तो समझ में नहीं आता कि जो ये तंत्र ने किस तरीके से, जो इस तरीके से इन बच्चों को फंसाया, या क्या हुआ क्या नहीं। करने वाले कुछ होते, प्लान किसी और की थी, और फंस ये बच्चे के, और आज इस परिवार को इनका दंश देखना पड़ रहा है। किसकी गलती हो सकती है, दिल्ली पुलिस की गलती, या क्या लगता है इसमें कुछ राजनीति है? नहीं, पक्की इसमें राजनीति रही, और राजनीति आज खुल के सामने आती है। जो जैसे ताहिर हुसैन जो आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल का वो था, और केजरीवाल की सरकार बनते ही उन्होंने इतने खुलेआम जो ये सब चीज़ किया है, तो जाहिर सी बात है राजनीति तो आज हमारे को समझ में आती है कि उसमें राजनीति की गई थी, और राजनीति हुई है, और इसी स्तर पर हुई है राजनीति में भी, कि उन लोगों ने वन साइडेड एक स्पेशल कम्युनिटी, अगर जो मैं बोलूँ तो सीधा मुस्लिम कम्युनिटी को उन्होंने फोकस किया,
दंगा कराने के लिए, दंगे के बाद कंपनसेशन देने के लिए, उसके बाद में जो कैजुअलिटी हुई, जो डेथ हुई, उसका भी कंपनसेशन प्लस आगे तक की उसके परिवार को सहूलियत वो विशेष कम्युनिटी को दी गई है। जबकि हिंदुओं में भी ऐसे परिवार हुए हैं जो, जबकि मुस्लिम पक्ष का सीधा सीधा कि हॉरर किलिंग, चाहे वो अंकित शर्मा हो, चाहे वो दिलवर नेगी हो, चाहे वो रतन लाल हो, वो तो उसके पक्ष की से हुई है, तो वहाँ पर भी आज तक उन्हें कोई किसी भी तरह का इंसाफ नहीं मिला है। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति तो है, और राजनीति हुई है, और आम आदमी पार्टी के द्वारा और ऐसे भ्रष्ट नेताओं के द्वारा ये राजनीति हुई है पक्का। तो ये वो लोग थे दंगे के बाद जो फंसे, जो 4 साल जेल में रह कर के आए, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, और अभी भी ये तारीख़ों पर जा रहे हैं। जब इनसे पूछा गया कि जो इनके लॉयर हैं उन्होंने कोई तारीख़ आपको दी है, तो वो भी तारीख़ का अंतिम क्षण बता नहीं पा रहे हैं, यानी कि सब कुछ भगवान भरोसे है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कानून जानता है, गलती किसकी थी, अगर ये लोग निर्दोष है तो गलती किसकी थी जेल ले जाने की, ये प्रशासन की गलती थी या पुलिस की गलती थी, या जो ये लोग बोल रहे हैं कि राजनीतिक माहौल था। ये सब कुछ बहुत छुपी हुई चीज़ें हैं, बहुत धुंधली हुई। तो इसकी तस्वीर, ये जो धुंधलापन है तस्वीर में, ये कब साफ होगा, ये भी भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल रविशंकर के साथ खबरगांव।